आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में। देश में पार्टीशन हुआ। इतिहास में आज की हिस्ट्री में पार्टीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा काला धब्बा है। काला धब्बा माना जाता है क्यों? क्योंकि इसमें 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गई। इधर से उधर पाकिस्तान से भारत आना, भारत से पाकिस्तान जाना, ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई इस वजह से। फिर क्या हुआ कि उस वजह से कितने दंगे हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लाखों लोग बेघर हो गए, मारे भी गए, कई जगहों पे आगजनी हुई, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर पार्टीशन की वजह से अलग अलग समस्या आ गई, जैसे शरणार्थियों की समस्या, फिर उनके रहने खाने की समस्या, फिर उनके रहने की समस्या तो हो गई, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे एक दूसरे को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, वो सब भी हुआ। तो फिर उस वजह से क्या क्या नुकसान हुआ और क्यों मोहम्मद अली जिन्ना पहले भारत के फेवर में थे, कि वो भारत के बोलते थे कि भारत के लिए काम करेंगे, लेकिन उनके तो विचार ही बदल गए। थोड़ा सा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानेंगे। मोहम्मद इकबाल, इकबाल अलामा इकबाल जिनको बोला जाता है, हिंदुस्तान के एक शायर थे ये। तो उनके बारे में भी बताएंगे। उन्होंने ही पाकिस्तान की मांग की थी कि पाकिस्तान होना चाहिए। तो उससे पहले क्या है, बंटवारे से के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री जाननी होगी। तो 1857 ईस्वी में तो सभी लोग जानते हैं कि देश में बहुत ही बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चला, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और जब ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब ये स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जब ये ये काफ़ी कारणों से ख़त्म नहीं हो पाया था, ये सफल नहीं हो पाया, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे इसमें रीज़न थे कि क्यों सफल नहीं हो पाया, क्या क्या उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का अपन किसी दिन और बात करेंगे कि उसकी भी हिस्ट्री जानेंगे। तो वो हुआ। फिर उसके बाद जब आंदोलन को कुचल दिया गया 1858 के अंत तक, तो उसके बाद क्या हुआ कि देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, तो फिर अंग्रेजों का ऐसे रूल चालू हो गया, और उसके बाद गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय आ गए। अब वॉइस रॉय के नाम से जाना जाने लगा, मतलब गवर्नर जनरल को। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि साल 1885 में ए ओ यूम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। जो आज की कांग्रेस पार्टी है, उसी की स्थापना की थी 1885 में मुंबई में, अंग्रेजों ने की थी। इसमें जो प्रमुख इसके नेता कौन कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेश नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी को मिला के एक कमेटी बनाई गई, जिससे बोला गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये जो कांग्रेस पार्टी थी, अब कांग्रेस पार्टी तो क्या होती थी इसमें, ऐसा चाहती थी कि है ना, देश को डोमिनियन स्टेटस मिला रहे। डोमिनियन स्टेटस मतलब जैसे बोले तो कि भारत में अंग्रेज़ों का ही रूल रहेगा, और उसके बाद इंडियंस ही वहाँ पे, मतलब इंडियंस डोमिनेट ब्रिटिश करेंगे, मतलब वो सेल्फ गवर्नमेंट हमको देंगे। इस तरीके की अलग अलग डिमांड रखती थी। अब लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस, अब क्या हुआ कि अब जैसे अब ये सब होता था, लेकिन ये सब होने की वजह क्या होता था कि अब जैसे कांग्रेस में आज़ादी को लेके कुछ होता नहीं था। गांधी जी भी बीच में भारत आए थे एक आध बार, तो उन्होंने भी कांग्रेस के कुछ सेशन अटेंड किए थे। तो उन्होंने भी बोला था कि कांग्रेस तो कुछ करती नहीं है आज़ादी के नाम पे, खाली बस मीटिंग होती रहती है हर बार, सब है ना बैठ के बातें करते हैं, डिस्कशन होते हैं कि आज़ादी किसको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और इस बारे में एक बार डिस्कशन होता है, फिर उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। तो ऐसे करके फिर काफ़ी समय तक चीज़ें चलती रही। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि साल 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बंगाल का बंटवारा सबसे बड़ा कारण बना। भारत के पार्टीशन का, अगर इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का अगर कोई भी रीज़न है, तो अगर इसमें तो सबसे बड़ा कारण तो ये बंगाल का ही पार्टीशन माना जाएगा। बंगाल को जो दो भागों में बांटा गया। क्यों? अब इसमें लॉर्ड कर्जन 18 अब इसकी बात है कि लॉर्ड कर्जन 1899 में आया था भारत का वाइसरॉय बन के। अब ब्रिटिशर्स की तो ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और राज करो। तो अब इसके लिए क्या होता था, पहले तो हिंदू मुस्लिम सभी साथ में लड़ते थे,
और भारत पार्टीशन को लेके भी कई इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे को बहुत से हिस्टोरियंस तो बोलते हैं कि बंटवारा होना तो ज़रूरी ही था, क्योंकि अगर बंटवारा नहीं हुआ होता, अगर विभाजन नहीं हुआ था, तो देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते, तो फिर उस वजह से बंटवारा होना तो ज़रूरी ही था। कोई बोलते हैं कि बंटवारा हुआ तो सही नहीं हुआ, जिसमें कई कांग्रेस की गलती थी। हालांकि कांग्रेस ने, काफ़ी लोगों ने इसकी बहुत कोशिश की थी कि देश का बंटवारा न हो। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर और भी जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे जैसे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, कोई नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो। क्यों? क्योंकि अब पूरा देश ही एक है, तो अब इतने सालों से देश की इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है, इतना कुछ रहा है, तो कोई अलग तो होने देता नहीं। लेकिन काफ़ी कुछ हो गया, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे, फिर नोआखाली राइट्स, ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें हुई। तो सरदार पटेल ही एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने बाद में जाके फिर एक्सेप्ट कर लिया बंटवारे को। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर बंटवारा होता है तो होने दो, इन लोग को देश चाहिए, अलग तो ले लेने दो। ऐसे करके सरदार पटेल तो इसके लिए बाद में राज़ी हो गए, क्योंकि पता ही था कि कोई सोल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना से तो मुस्लिम्स भी सहमत नहीं थे कि देश का बंटवारा हो। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि 80% जो मुस्लिम्स थे, 80 से 85%, वो बंटवारे के बाद से सहमत नहीं थे। कोई नहीं चाहता था, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। कुछ 10-15% लोग ही ऐसे थे इसमें भी कि जो है ना, ऐसे बंटवारे के लिए जिद पे अड़ गए और उन्होंने ये सब किया थोड़ा सा। तो ऐसे हुआ तो, लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन की बात है, 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वॉइसरॉय बन के आया। अब जब ये वॉइसरॉय बन के आया, तो क्या हुआ 1905 में, अब ब्रिटिशर्स की तो ये पॉलिसी शुरुआत से रही है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो अब हिंदू मुस्लिम तो एक रहते थे, उस समय यूनाइट थे। तो अब उस समय क्या होता था कि जब हिंदू मुस्लिम यूनाइट थे, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने बंटवारा कर दिया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। अब इससे क्या हुआ कि, और क्या हवाला दिया इस बात का कि है ना, बहुत बड़ा एरिया है, हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, कैसे इसको हैंडल करना है हम नहीं जानते, इसके बारे में हमको कुछ, मतलब फालतू सा रीज़न दे दिया, फालतू का, कि जिसके बारे में कोई सेंस ही नहीं था। अब बंटवारे का तो, अब ये भंग भंग आंदोलन इसको बोला जाता है, इसको कि जिससे 16 अक्टूबर 1905 की बात है ये, जब हुआ था भंग भंग आंदोलन। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे देश में अब बंटवारे में तो क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल जो था, मेजॉरिटी जिसमें मुस्लिम्स थी, अब उन लोग को ब्रिटिशर्स ने अब काफ़ी जगह पे यूनाइट करना शुरू कर दिया, काफ़ी कुछ हो गया। इसमें सर सैयद अहमद खान, जो पहले आज़ाद पार्टीशन के पहले से, तो पार्टीशन के पहले से तो फिर इसकी स्थापना थे, इसके लिए सहमत थे कि आज़ादी मिलनी चाहिए भारत से, ऐसा वैसा। लेकिन जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उनके भी विचार बदल गए। अब ये हुआ, फिर उसके पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, लेकिन बाद में काफ़ी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, तो इसको लेके फिर बाद में ये कर दिया गया, क्या बोलते हैं, यहाँ से फिर ये पार्टीशन को वापस ले लिया गया। फिर 1906 में फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत में तो इसके यही विचार थे कि देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए, सभी को एक साथ रहना चाहिए, सभी हिंदू मुस्लिम को भाईचारे के जैसे रहना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सब में कोई यूनिटी बनी रहनी चाहिए, किसी को मतलब अलग नहीं होना चाहिए। उनका ये काम था कि वो मुस्लिमों के राइट्स के बारे में वो बोलते थे कि किसी को कितना पढ़ाना नहीं चाहिए, कितना पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्या लिटरेसी होनी चाहिए, वो इस बारे में मुस्लिम लीग के विचार होते थे। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1907 की बात है कि अब जैसे अब उस समय अब जैसे कांग्रेस में भी जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ये दो जन थे, जिसमें अब ऐसे होता था कि अब जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना, वो तो क्या करते थे कि चलो ठीक है, डोमिनियन स्टेटस होगा, कि ब्रिटिशर्स का तो राज होना चाहिए, कि ब्रिटिशर्स ही रहेंगे यहाँ पे और डोमिनेट वही करेंगे, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट हम चलाएंगे। लेकिन अब इसको लेकर, और जो मॉडरेट्स थे उन्होंने, वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी, जिसमें
जिसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये उग्रवादी विचारधारा के नेता थे और इन लोग को गरम दल के नेताओं के रूप में देखा जाता था। क्यों? क्योंकि इन लोग को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, गुस्सा आता था और ये लिखते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, सारी चीज़ें पेपर में लिखते थे। लोकमान्य तिलक ने केसरी नाम का एक अखबार लिखा था, केसरी हिंद, केसरी लिखा था उसमें। उस वजह से फिर क्या हुआ था कि फिर उन्होंने भी काफ़ी, उनको भी 6 साल लगे इस चीज़ में। तो अब क्या हुआ कि अब स्वराज की मांग होने लगी और इसमें लोकमान्य तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लोकमान्य तिलक का नारा था। और उन्होंने फिर, और लोकमान्य तिलक ने ही देश में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। 1893 में सबसे पहले गणपति उत्सव मनाया गया, गणेश चतुर्थी मनाई गई। ये तो पहले घरों में ही मनाया जाता था, लेकिन घरों में मनाया जाता था, लेकिन वो लोगों को एंकरेज करने के लिए बाहर भी मनाया जाने लग गया। बाहर भी मनाया जाने लग गया ताकि लोग इससे एंकरेज हो सके, लोग अपने रिलीजन को ना भूले, अपना कल्चर ना भूले। इस वजह से ये दो फेस्टिवल की शुरुआत हुई। एक शिवाजी उत्सव मनाया गया और गणपति उत्सव, जो गणेश चतुर्थी आज के टाइम पे मनाई जाती है, वो गणेश चतुर्थी मनाना शुरू किया गया। तो ये हुआ। तब इस वजह से क्या हुआ कि जब पूर्ण स्वराज की मांग हुई तो फिर है ना, देश में बहिष्कार के बारे में बोला जाने लगा कि जो बहिष्कार है, बहिष्कार किया जाना चाहिए विदेशी वस्तुओं का। जैसे अभी जैसे कोरोना टाइम पे कैसे अभी इंडिया में मेड इन इंडिया नाम से मुहिम चल रही थी कि लोग ऐसे कर रहे थे कि नहीं, चीन का कोई सामान नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं लेना चाहिए। वैसे ही उस समय में भी हो रहा था ऐसा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भी है ना, कुछ नहीं होना चाहिए, उनके एजुकेशन को नहीं हाथ लगाना चाहिए, कुछ पढ़ना नहीं चाहिए उनका, कोई स्कूलों में ऐसी चीज़ों में किसी चीज़ में हाथ नहीं देना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। कपड़ों की जो विदेशी वस्तुएं, जो अंग्रेज़ी सामान है, उन सब की होली जलाई जाने लगी। इसे कहा गया बहिष्कार, बोला जाता है इसको। इसका मतलब ये 10th-12th के एग्ज़ाम में भी आता है, हिस्ट्री के पेपर में, कि बहिष्कार का क्या मतलब होता है। तो इस बारे में बताया गया कि लोगों को बहिष्कार करना चाहिए चीज़ों का। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए जन गण मन राष्ट्रगान लिखा। फिर देश के लिए फिर अमर सोनार बांग्ला लिखा, जो आज के बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ताकि बंगाल के लोगों में भी इस बारे में जागृत किया जा सके, उनको भी बोला जा सके कि आगे बढ़ाने के लिए, कि वो देश में आगे कुछ कर सके। इस वजह से उनके बाद अमर सोनार बांग्ला लिखा गया। काफ़ी कुछ चलता रहा ऐसे करके। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हुआ, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जो इसके बाद भी है ना, कई कई जगहों पे है ना, ऐसे रिफॉर्म्स लाने की बात हुई थी इस बारे में कि रिफॉर्म होने चाहिए देश में, अलग अलग कानून होने चाहिए। अब कांग्रेस तो उस समय, तो काफ़ी समय तक तो ऐसे थी कि है ना, डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए था। लेकिन बाद में जब महात्मा गांधी आए, तब उन्होंने फिर सारी चीज़ें चालू की। तो फिर महात्मा गांधी जब आए, उसके बाद, अभी महात्मा गांधी तो 1915 में आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि अब जैसे उसके बाद ये सब हुआ, तो फिर 1909 में क्या हुआ, मॉन्टलेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए गए। अब ये जो रिफॉर्म्स लाए गए, इसके तहत क्या हुआ कि ये जो रिफॉर्म्स लाए गए, इसके तहत तो क्या हुआ कि जैसे इसमें अलग अलग कानून थे, इसमें भी जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने पे सख्त मनाही थी, काफ़ी कुछ था इसमें भी। और ये जो कानून जितने भी आ रहे थे, अब इस सब चीज़ों को 10-10 सालों में बदलना चाहिए था, बदलना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था कि ठीक है, बात हुई थी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें काफ़ी समय तक चलती रही। फिर 1915 में क्या हुआ, 1914 में महात्मा गांधी आ गए। महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस ज्वाइन कर ली, महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, तो फिर उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी सेशंस अटेंड किए। गांधी जी को पता चल गया था कि देश में कुछ कांग्रेस तो करती नहीं है, तो उन्हीं को ही कांग्रेस को उठाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि क्या चाहिए। तो अब गांधी जी ने क्या किया, अब सेल्फ गवर्नेंस की मांग कर दी, डिमांड कर दी। अंग्रेज़ों से बोला कि अब देश को अब खुली आज़ादी चाहिए, अब देश में अब ऐसे तो चलने वाला नहीं है। लेकिन ब्रिटिश, और उस समय क्या हुआ, जब एक और चीज़ हो गई, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध।
अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने क्या चाल चली यहाँ पे, महात्मा गांधी को बोला कि ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद कर दो तो हम तुम लोग को आज़ादी दे देंगे। गांधी जी से ऐसा बोला गया, लेकिन गांधी जी ने बोला कि ठीक है। गांधी जी फिर सब जगह लोगों को जा जा के इस बारे में प्रेरित कर रहे थे, लोगों को घर पे जा जा के बोलते थे कि ब्रिटिशर्स की हेल्प करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको जिताने में, तो फिर उसके बाद वो अपन को आज़ादी दे देंगे। ऐसी ऐसी सारी बातें लोगों को बताते थे और लोगों को एनकरेज करते थे कि उनको वर्ल्ड वॉर में साथ देना चाहिए ब्रिटिशर्स का। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उन्होंने ये किया तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये सब हुआ तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर गांधी जी ने फिर मांग की कि हमको आज़ादी मिलनी चाहिए, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड को ठुकरा दिया। अब इसी के बाद क्या हुआ था कि क्या बोलते हैं, अब ये जो कानून आया गया था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, फिर ये सब जितने भी आए थे इनको अब सब चेंज करने की बारी थी। अब ये 10-10 साल में इसको बदलना था ना नए नए कानून को। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक नया कानून ले आते हैं, रोलेट एक्ट जिसको बोला जाता है, रोलेट एक्ट। और उस समय काफ़ी है ना चीज़ें हुई थी जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, फिर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन, कई कई जगहों पे ऐसे ऐसी जगहों पे गांधी जी ने आंदोलन भी किए। फिर उस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को कई जगहों पे झुकना पड़ गया, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को उनके हिस्से का अनाज जो नहीं मिल रहा था सब मिलने लग गया। ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हुई उनके उसके बारे में। तो अब ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद कुछ मिला नहीं। अब कुछ मिला नहीं तो फिर अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रोलेट एक्ट ले आते हैं, सबसे खतरनाक। रोलेट एक्ट क्या होता है कि इसमें बहुत ही ऐसा रहता है कि एकदम एकदम स्ट्रिक्टली रूल होता है इसमें कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर अगर जैसे उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा हो रही थी, तो क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे ज़्यादा हो रही थी तो उस समय क्या हो रहा था, जैसे ये ब्रिटिशर्स थे इसको टेररिस्ट ही मानते थे, टेररिस्ट ही मानते थे आतंकवादी को। तो अब वो बोलते थे अगर कोई भी अगर टेररिस्ट गतिविधि, टेररिस्ट एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा गया, अगर मतलब पुलिस को शक भर भी हो गया उस पर कि है ना वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो तुरंत उसको जेल में डाला जाएगा और कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, पुलिस उठा के सीधा 2 साल अंदर डालेगी। अब ये रोलेट एक्ट हुआ था, इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट होने लग गए। सब बोल रहे थे ये क्या बकवास है कि है ना ऐसे इधर तो हमको कानून बनाने की, क्योंकि ऐसे में तो फिर किसी को भी उठा के ले जाएंगे अगर कुछ हुआ तो। कि अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, अगर कोई पढ़ाई भी कर रहा हो अगर रूम में बैठ के, और अगर पता चला शक हो गया अगर पुलिस को कि कोई क्रांतिकारी गतिविधि में गया हुआ था, तो पहले ही पकड़ लेंगे उसको, कोई ट्रायल भी नहीं होगा। तो इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगे। गांधी जी ने भी बोल दिया कि ऐसे तो चलने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो अब उस वजह से क्या हुआ कि अब इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी कुछ हुआ, और वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट थे। सबसे ज़्यादा पंजाब में प्रोटेस्ट हुए जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया बिना किसी कारण के। और इसी वजह से फिर इसको लेके देश भर में 6 अप्रैल को हड़तालें हुई, दुकानें बंद रही, काफ़ी कुछ हुआ। और इसी के बाद हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे भी अभी सेपरेट वीडियो बनाया था 13 तारीख को, तो देख लीजिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये जो हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड की तो पूरे देश भर में निंदा हुई, देश भर में इसका क्रिटिसिज्म होने लगा। और फिर अब सब लोग ऐसे थे कि अब कुछ भी करके अब ब्रिटिशर्स को तो यहाँ से भगाओ, चाहे जो हो जाए। अब इधर गांधी जी ने भी बोल दिया कि अब तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, अब ब्रिटिशर्स को अब अपनी भाषा में जवाब देंगे ही देंगे। तो उस वजह से क्या हुआ, अब हाँ एक चीज़ और यहाँ पे बीच में बताना भूल गया कि हिंदू और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, तो जब सेशन हो रहा था ना, तो इसमें क्या हुआ था 1916 में 1916 में कांग्रेस 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में। लखनऊ समझौता होता है ये। इसमें क्या होता है कि ये सबसे बड़ी भूल होती है बंटवारे में, जिसमें सभी को यूनाइट किया जाए, ऐसे वैसे चीज़ें होती है।
हाँ, तो फिर अपन आगे क्या बात कर रहे थे, अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सब लोगों ने फिर उसके बाद तो अलग अलग क्रांतिकारियों ने बदला लिया इसका, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सब ने अपने अपने हिसाब से बदला लिया। उधम सिंह ने फिर ओडायर की गोली मार के हत्या की थी 1940 में, वो सब भी हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई भी थी। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश में कई सारी चीज़ें होने लग गई। इसके बाद अब गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। एक तरफ खिलाफत आंदोलन और एक तरफ असहयोग आंदोलन, दो जगहों से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें अंग्रेज़ों की सभी चीज़ों को है ना बॉयकॉट किया जाना था। कोई उनके एजुकेशन पे हाथ नहीं लगाएगा, कोई सामान नहीं खरीदेगा उनका, कोई उनकी गाड़ियों में नहीं बैठेगा। जितने भी सबको बोला जा रहा था, जो लोग अंग्रेज़ों के दफ्तरों में काम करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, इस तरह की बातें होने लग गई। और ऐसे करके ये शांति से मूवमेंट चल रहा था 1919 से। और अगर और ये अगर शायद हो सकता है, अगर ये आंदोलन अगर जैसे ये अगर काफ़ी समय तक चल रहा होता तो फिर हो सकता है कि देश को आज़ादी मिलती। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन में ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना हालांकि उस समय तक तो हिंदू मुस्लिम का ब्रांड एम्बेसडर भी बोला जाता था कि उनको, क्योंकि वो बोलता था कि मैं भारत के लिए ही काम करूँगा आखिरी तक, कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई था नहीं बंटवारे से प्रॉब्लम। लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई धीरे धीरे करके। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना ने तो सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया नहीं। अब काफ़ी समय तक ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1922 में, लेकिन शांति से ये शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल ही रहा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है सुनिए, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह यूपी में चौरी चौरा करके चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, चौरी चौरा नाम की ये जो गांव है, यहाँ पे क्या किया, अब ब्रिटिशर्स तो पहले से ही चाह रहे थे कि बस ज़रा सी भी हिंसा हो जाए ना तो हम यहाँ से आंदोलन को वापस ले लें। उनको ये चाहिए था कि बार बार कि हम आंदोलन को वापस ले लें और कुछ हो नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हो, अब लेने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज़, क्योंकि उनको सपोर्ट, अब उनको चाहिए था कि वो, उनको तो शुरू से यही चाहिए था कि वो तो भारत में रहें, राज करें ऐसे लोगों पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब हुआ, तो फिर उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ कि अब थोड़ी सी भीड़ में थोड़ी सी पुलिस ने, अब लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उधर फायरिंग करवा दी, लाठी चार्ज होने लग गए। अब भीड़ इससे बेकाबू हो गई, भीड़ को भी गुस्सा आ गया पब्लिक को। तो पूरी भीड़ ने क्या किया, पुलिस वालों को, एक थानेदार और 21 पुलिस कर्मियों को, समझ लीजिए 22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। अभी इससे हुआ ये कि अब ये इसी वजह से क्या हुआ कि अब पता ही था कि अब ब्रिटिशर्स तो अब करेंगे, मारपीट तो करेंगे, हिंसा होएगी होएगी। तब ये सोच के अब ये सब करने से अच्छा गांधी जी ने फिर ये करके फिर आंदोलन को ही पूरा वापस ले लिया। बोला कि नहीं, ऐसे तो अब आंदोलन होने वाला नहीं है। फिर अब ये सब नहीं हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई उसके बाद। अब फिर उसके बाद जो कानून बदलने की बातें हुई, तो कानून बदलने की बातें हुई, फिर 1929 में आता है, 28 में आता है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन आता है, तो साइमन कमीशन में भी जब क्या होता है कि साइमन कमीशन में भी आता है, तो फिर कानून उसमें बनाने की बात हुई थी कि अंग्रेज़ों के हिसाब से का भारत के हिसाब से भारत के फेवर में कानून बनाने की बात थी। लेकिन इसमें भी भारत के लोगों को शामिल नहीं किया गया। अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, भारत के लोगों को तो कुछ आता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कहाँ से कानून बनाएंगे। तो इसके खिलाफ काफ़ी चीज़ें होने लग गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये सब हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब साइमन कमीशन में ये सारी चीज़ें हुई। अब पूरे इसके खिलाफ भी काफ़ी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब इसके खिलाफ काफ़ी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब प्रोटेस्ट होने लगे इसके खिलाफ, तो यहाँ पे भी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की भी पुलिस ने निर्दयता, बहुत बुरे तरीके से पिटाई करी। अब लाला लाजपत राय की इससे मौत हो गई। अब उससे क्या हुआ कि अब काफ़ी चीज़ें हुई इस वजह से, अब लाठी चार्ज होने की वजह से जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर हर जगह साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, कमीशन वापस जाओ, ऐसे ऐसे करके नारे लगने लगे। लोग बोल रहे थे वापस जाओ वापस जाओ, क्योंकि कोई भारत का नहीं था। तो फिर अब सबको चाहिए था कि अब भारत के लोगों को होना चाहिए, तो फिर वो होने वाला नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब
1929 में जब साइमन कमीशन की बात हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इसके कोई इसी का ही है ना, एक कानून का खाका बनाने के लिए कांग्रेस की कमेटी बनाई जाती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू को सदस्य बनाया जाता है कांग्रेस का। अब ये जो मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, ये मोतीलाल नेहरू है ना, नेहरू रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, नेहरू रिपोर्ट बना देते हैं। उसमें पूरे इंडिया का कानून रहता है, पूरे कानून के हिसाब से सारी चीज़ें लिखी होती है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स को फिर समझ में आ जाता है कि वैसे तो कुछ होना नहीं है। मतलब कांग्रेस पूरा दिखा देती है कि भारत के लोग भी कानून बनाने के काबिल हैं, काम करने के काबिल हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर अब ऐसे करके कांग्रेस भी इसके लिए राज़ी हो जाती है। कितनी बार यही होता है, फिर अब कांग्रेस मान जाती है कानून के लिए। फिर अब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने तो नेहरू रिपोर्ट को भी सपोर्ट नहीं किया, नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब नेहरू रिपोर्ट को भी सपोर्ट नहीं किया, फिर उसके बाद इधर गांधी जी का भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू हो जाता है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या होता है कि अब जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अब एक रूल बना देते हैं कि अब कोई नमक नहीं खाएगा, या नमक पे वो टैक्स बढ़ा देते हैं कि अगर जो नमक खाएगा नमक पे तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए बिना नमक के काम तो चल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि खाने में तो हर चीज़ में नमक डलता है, चाहे वो सब्जी हो, चटनी हो, कुछ भी हो, नमक के बिना काम चलेगा नहीं। तो गांधी जी क्या करते हैं, अब इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के तहत अब क्या होता है कि अब इसके तहत क्या होता है कि ये होता है कि जो गांधी जी क्या करते हैं, गुजरात में दांडी मार्च निकालते हैं। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू करते हैं। गुजरात से उधर से गुजरात के पोरबंदर से वो दांडी तक निकलते हैं। वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं कि जितनी भी फिर सारी चीज़ें होती है, जब प्रस्थान करने का टाइम आता है उनके, तो फिर बहुत सारी महिलाओं ने उनको तिलक लगाती है, आरती उतारती है, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें होती है। फिर अब वो काफ़ी पैदल पैदल इसके लिए यात्रा करते हैं, दांडी तक जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है कि फिर दांडी में भी काफ़ी लोग उनका स्वागत करते हैं। और 6 अप्रैल 1929 की सुबह गांधी जी क्या करते हैं, दांडी से समुद्र से नमक कानून, वहाँ पे नमक बनाना शुरू कर देते हैं और नमक कानून को भंग कर देते हैं ऐसे करके। अब क्या होता है कि अब आंदोलन तो काफ़ी शांति से चल रहा होता है, लेकिन अब आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि अब ये सब होता है। फिर उसके बाद अब आ जाता है, फिर अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। अब क्या होता है, गांधी इरविन समझौता क्या है? सबसे पहले जब ये आंदोलन चल ही रहा था काफ़ी टाइम तक, तो आंदोलन को रोकने के लिए, जो आंदोलन मूवमेंट चल रहा था, ये मूवमेंट को रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स गांधी जी को बंदी बना लेते हैं 4 मई 1930 को। अब गांधी जी को बंदी तो बना लेते हैं, लेकिन आंदोलन फिर भी जारी रहता है। लोग शांति से, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इसके खिलाफ, तो आंदोलन तो जारी रहता है उस वजह से। और फिर लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को छोड़ देती है जेल से। अब जेल से जब छोड़ दिया जाता है, तो फिर जो अंग्रेज़ों के उस समय वॉइसरॉय होते हैं लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, एक डील होती है, जिसको एक पैक्ट साइन होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता होता है जो, ये गांधी इरविन समझौते के तहत, अब गांधी इरविन समझौते के तहत क्या होता है कि अब जब गांधी इरविन समझौते के तहत जो जितने भी जो हिंसा के दोषी है, मतलब जो हिंसा बिना हिंसा की है, जो लोग जेल में गए हैं, उनको तो सरकार छोड़ देती है, लेकिन जो हिंसा करके जिन्होंने किया है, तो उसको लेके भी है ना, उसको लेके ब्रिटिश सरकार मानती नहीं है। ऐसे करके सारी चीज़ें होती है। कई आंदोलनकारियों को तो छोड़ दिया जाता है जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे। और ये गांधी इरविन समझौते को लेके भी गांधी जी का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो जाता है कितनी बार, क्योंकि बहुत से हिस्टोरियंस का ये कहना है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी, भगत सिंह की फांसी होने से वो बचा सकते थे। वो तो अलग मुद्दा है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे पर। तो फिर वो सब हुआ, गांधी इरविन समझौते के तहत काफ़ी चीज़ें हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब फिर उसके बाद भी चीज़ें होने लगी, और काफ़ी समय से अब सेल्फ गवर्नमेंट की मांग हो रही थी कि देश में इलेक्शन होने चाहिए।
अब क्या होता है कि 1935 में क्या होता है कि अब ब्रिटिश सरकार को अब कुछ नहीं मिलता है करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आती है। अब सबसे पहले थोड़ा सा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जान लो कि वो कौन थे। अभी कराची में जन्मे, मुंबई में पढ़े, फिर वहाँ से लंदन गए, लंदन से इधर आए, इधर से, और बहुत सारे लोगों को तो है ना पता भी नहीं था कि ये पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान का नाम ही नहीं पता था। ये तो चौधरी रहमत अली खान ने है ना पैम्पलेट बांटे थे इसके लिए कि पाकिस्तान होना चाहिए, तब जाके फिर है ना पाकिस्तान के बारे में बोला गया कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। तो फिर ऐसे करके मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, इन सब ने भी काफ़ी है ना इसमें रोल किया। अलामा इकबाल जिनको बोला जाता है, जो अलामा इकबाल थे फारसी और हिंदी के भी राइटर थे, इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ये देशभक्ति गाना भी लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उसमें ये इस्लाम के खिलाफ भी इस्लाम में मोहम्मद इकबाल भी काफ़ी कट्टर नहीं थे शुरुआत में, लेकिन वो भी धीरे धीरे बाद में हो गए। और ये जो सारे जहाँ से अच्छा उन्होंने गीत लिखा था इकबाल ने, उसमें उन्होंने क्या लिखा था लास्ट में, एक लाइन लिखी थी, उसमें लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। ऐसा उन्होंने लिखा था, तो वो भी भारत के फेवर में थे शुरुआत से। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जब सेटल्ड हो गए थे लंदन में, तो उनके खिलाफ उनको काफ़ी बुलाया जाने लगा कि नहीं, देश को मुस्लिम लीग को ज़रूरत है, मुस्लिम लीग को पार्टी चाहिए, पार्टी की मुस्लिम लीग संभल नहीं पा रही ऐसे में। और इकबाल ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था कि देश का बंटवारा होना चाहिए, इन्फ्लुएंस किया था ऐसे करके, ये सब हुआ। तो फिर उसमें क्या हुआ था, फिर इकबाल भी धीरे धीरे बोलने लग गए कि मुस्लिमों के खिलाफ हो गए, हिंदुओं के खिलाफ की कांग्रेस को। फिर लेकिन 1935 में क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है, यहाँ से थोड़ी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ से हालत ख़राब होनी शुरू की हो जाती है, क्योंकि देखिए फिर वो ये जो फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या होता है कि जो जो प्रोविंशियल इलेक्शंस लड़ने की आज़ादी होती है सबको, कि जो कांग्रेस है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसके तहत सभी को है ना ये करने की आज़ादी होती है, इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होती है सबके पास। तो काफ़ी बड़े स्तर पर इलेक्शन होते हैं, और कांग्रेस पार्टी को, जैसे जो अबुल कलाम आज़ाद और जितने भी जो कांग्रेस में भी जो मुस्लिम लीडर्स कुछ एक होते हैं, तो वो काफ़ी जगहों पे वोट करते हैं कि है ना कांग्रेस को ही है ना जब वोट देना चाहिए। कांग्रेस जन जन की पार्टी होती है। अब मुस्लिम लीग तो उस समय काफ़ी छोटी पार्टी थी, और इस वजह से क्या होता है कि फिर उस वजह से कुछ होता जाता नहीं है। फिर ऐसे करके प्रॉपर मेजॉरिटी में कांग्रेस को वोट मिलते हैं, 90 से 95% तक। अब ये देख के यहाँ से जिन्ना की हालत ख़राब होती है। अब जिन्ना काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जिन्ना को बहुत शौक लग जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, हमने तो इतनी मेहनत की थी, मेहनत पे तो सारा पानी फिर गया ऐसे करके। अब गांधी जी ने, अब ये सब ये हुआ, पानी फिर गया ऐसे करके, जिन्ना काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाता है इस वजह से कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए इस वजह से। तो फिर क्या होता है कि अब ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ये सब होने लग जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब सारी चीज़ें होती है, और उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी द्वितीय विश्व युद्ध पे भी वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा। तो अब क्या होता है कि अब वर्ल्ड वॉर 2 का तो पता ही है, हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 चालू कर देता है उधर। हिटलर को नेविल चेम्बरलेन मना करता है कि है ना युद्ध मत चालू करना, हमला मत करना, इधर चेकोस्लोवाकिया के पार्ट्स रख लो, मानता नहीं है, हमला कर देता है उधर। फिर काफ़ी उस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, तो उस वजह से अब ब्रिटिशर्स फिर वही चाल चलते हैं। गांधी जी से बोलते हैं कि गांधी जी कि भारत की मदद करो, हमारी मदद करो, तो हम सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाड़ में जाओ अब, क्योंकि गांधी जी वो एक बार धोखा खा चुके हैं, तो दोबारा धोखा खाएंगे नहीं। तो फिर इस वजह से वो मना कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि अब ऐसे करके वो मना कर देते हैं, तो फिर इस वजह से गांधी जी लेकिन क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है, हम अगर वर्ल्ड वॉर 2 में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आज़ादी अगर हमको मिलनी चाहिए, प्रॉपर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब कोई पूर्ण स्वराज की मांग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन पूर्ण स्वराज तो हमको चाहिए तो चाहिए।
ऐसे करके अब वो भी आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। अब गांधी जी इसकी डिमांड कर देते हैं। अब उधर 1942 में जापान का भी बर्मा पे इन्वेजन हो जाता है। बर्मा पे जब जापान का इन्वेजन होता है तो बर्मा की जो जापानीज आर्मी होती है वो तो पता ही है कितनी पागल थी, उसने नैनकिंग में क्या किया था वो सब पता है। अब उस वजह से क्या होता है कि अब गांधी जी क्या करते कि 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते, जिसमें वो नारा देते डू और डाई, करो या मरो। अब गांधी जी ये भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि अब गांधी जी को लगने लगता है कि अब अगर कल दिन तो है ना, अभी तो हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब अगर इधर जापान का कब्जा हो गया तो अब जापानियों के गुलाम बन जाएंगे, अब जापानी अब अपन पे राज करेंगे, अब जापानी फिर क्या हाल करते, फिर ये तो सभी लोग जानते थे उस समय का। तो अब क्या करते हैं गांधी जी, इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देते हैं तो फिर उस वजह से क्या होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो फिर अब क्या होता है कि अब उसके बाद अब काफ़ी लोगों को इसमें भी काफ़ी हिंसा होती है, ब्रिटिशर्स है ना इसमें भी सबको लाठी चार्ज होते हैं सब जगह से, फिर है ना सबको जेल में डाला जाता है, गांधी जी को भी इसके तहत जेल में डाला जाता है, ऐसे करके हो जाता है। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है, अब उसके तहत ये होता है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि अब इसके बाद भी क्या होता है, 1945 में गांधी जी को तो छोड़ दिया जाता है और 1943 में भी देश में बहुत बड़ा फैमाइन आता है, बंगाल फैमाइन, जिसमें काफ़ी लोगों की जाने गई थी विंस्टन चर्चिल की वजह से। अब उसके बाद क्या होता है 1945 में फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है। अब देखिए क्रिप्स मिशन क्या होता है। अब देखिए अब काफ़ी समय से तो है ना इसकी मांग चली रही थी कि है ना क्या होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए देश में है ना, किस वजह से काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या देश को स्टेटस मिलना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो जाता है, जापान का के उधर जापान के आदमी सरेंडर कर दिए, उस पर परमाणु बम गिराया जाता है, हिटलर का भी अंत हो जाता है, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें होने से वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स पे भी अब सब जगह से प्रेशर बनने लगता है कि है ना अब आज़ादी दो इंडिया को, ऐसे वैसे करके काफ़ी चीज़ें होने लगती है। तो अब उस वजह से क्या होता है कि अब सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें वो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं और उनके उनके अंडर क्या होता है सारी चर्चा की जाती है, कि डिस्कशन होता है कि किसको क्या मिलना चाहिए ब्रिटिश में। तो उसके बाद क्या होता है कि अब काफ़ी चीज़ें होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब ये सब होता है तो फिर वो ये सब सारी चीज़ें होती है। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि ठीक है सबको बिठाया जाता है, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मुस्लिम लीग तो पहले से ही पीछे पड़ी रहती है बंटवारे के, कि है ना देश का बंटवारा चाहिए, अलग पाकिस्तान दो। मोहम्मद अली जिन्ना तो एकदम जिद पे अड़ जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन में तो वोट मिल नहीं रहे थे काफ़ी जगहों पे, कुछ मुस्लिमों को इसके खिलाफ भड़काना शुरू किया जाता है। तो अब इस वजह से अब कांग्रेस मानने वाली नहीं है जब तक बंटवारे के लिए, क्योंकि अब पूरा देश ही एक ऐसे में, तो फिर कोई क्यों बंटवारे के लिए बोलेगा। तो फिर क्या हुआ कि बंटवारे के लिए तो बोलना चाहिए, फिर अब वो ऐसे करके कांग्रेस तो ना कर देती है कि हाँ बंटवारा तो नहीं होना चाहिए। अब जो ये क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन में क्या बोला जाता है कि ठीक है कांग्रेस को आज़ादी तो मिल जाएगी इंडिया को, लेकिन डोमिनियन हम करेंगे, डोमिनेट हम करेंगे सबको, मतलब राज कांग्रेस का होगा, गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस चलाएगी अपनी तरफ से, लेकिन वो हम बताएंगे कि है ना कैसे क्या करना चाहिए, कांग्रेस को कैसे रूल करना चाहिए। तब ऐसे करके कांग्रेस तो फिर मना कर देती है, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अब कांग्रेस बोलती है ये क्या है, मतलब क्या हमको क्या क्या समझ के रखा है, मतलब कांग्रेस को भी होता है कि कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है, कि है ना इधर तो हम लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं और ये लोग तो डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस की बात तो अब गई, कांग्रेस का तो ये कहना आता है कि अब चाहिए तो अब पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, नहीं तो ऐसे में तो आज़ादी तो नहीं ले सकते हम बिना आज़ादी के। तो उसके बाद क्या होता है ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो ये क्रिप्स मिशन तो फेल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है फिर जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या होता है, अब चीज़ों को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या होता है, अब चीज़ों को यहाँ से थोड़ी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में अब डेडलॉक क्रिएट हो जाता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में,
क्योंकि इधर कांग्रेस मान नहीं रही है कि है ना देश का बंटवारा होना चाहिए। कोई नहीं चाहता था कि देश का बंटवारा होए, देश के दो टुकड़े होएं, ऐसे करके काफ़ी कुछ होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना तो काफ़ी है ना अचानक से उनके विचार ही बदल गए थे कि क्या कर देश को अब बंटवारा ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो फिर ऐसे करके काफ़ी चीज़ें होने लगी। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ कि अब जब ये सारी चीज़ें होने लग गई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे बंटवारे के लिए तो कांग्रेस मान नहीं रही थी। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, अब ये ध्यान से सुनिएगा क्या होता है कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर है ना एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इसके बारे में कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। इसके बारे में काफ़ी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैबिनेट मिशन प्लान तो ध्यान से सुनिए। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या होता है, जो सिंध, बलूचिस्तान और जो पूर्वी पंजाब का जो एरिया है वो उसको है ना अलग कर दिया जाएगा। ऐसे करके अलग कर दिया जाएगा। जो मेजॉरिटी जहाँ पे हिंदू है उनको अलग कर दिया जाएगा, मतलब उनको है ना साथ में ले लिया, अलग कर दिया जाएगा सबको, दोनों को ABC ऐसे करके तीन भागों में, तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया इसको, इंडिया को ABC। ए वाले ग्रुप में क्या होगा, जो हिंदू मेजॉरिटी के जो स्टेट्स है जितने भी है वो ये महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये सारे जो जैसे और भी जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स है जहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदू है, हिंदू रहते हैं, वो सारे स्टेट्स को फिर है ना मिला के है ना ये कर दिया गया, क्या बोलते हैं, एक साथ किया गया। और बी ग्रुप में भी है ना मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी जो मेजॉरिटी में स्टेट्स है, जैसे सिंध, पाकिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर जो ईस्ट पंजाब है, फिर जो ईस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, वो फिर D ग्रुप ABCD कैसे करके अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बंटवारे से फिर देश को माना गया, अलग अलग राज्यों को डिवाइड कर दिया गया और ऐसे करके सब अलग अलग हो गया। तब ये कैबिनेट मिशन प्लान भी कांग्रेस ने सरासर मना कर दिया कि ऐसे करके तो हम कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि कांग्रेस चाहती, उन्होंने बोला कि वैसे होगा तो फिर देश के टुकड़े हो जाएंगे। और मुस्लिम लीग इसके लिए मान गई, जिन्ना तुरंत मान गए, क्योंकि अरे भाई जब देखिए अब, क्योंकि उसमें तो ऐसा था ना कि जो राज्य जितने भी हैं सब अलग अलग हो जाएंगे। अब अलग अलग हो जाएंगे तो उसके बाद कैसा था कि अब जैसे 5 साल के बाद तो वो इसमें ऐसा था कि लास्ट में अगर जैसे अलग हो गए तो जैसे वो सीसीड भी हो सकते हैं, मतलब अगर उनका अगर बस चला ना तो वो तो देश ही छोड़ सकते हैं वहाँ से। अब तो इस बात की से जिन्ना तो तुरंत मान गया कि अब जिन्ना को तो ये लगा कि अरे भाई जब देखो राज्य एक है, वहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, वहाँ पे अगर प्रिंसली स्टेट है, अगर वहाँ पे राजाओं का अगर राज चल रहा है, अगर उनका मन हुआ और अगर वो 5 साल बाद अगर वहाँ से निकल गए, अगर इंडिया से समझ लीजिए कोई भी, तो फिर अपन को तो फिर ऐसे करके पाकिस्तान मिल जाएगा। अब पाकिस्तान मिल जाएगा, अब आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। तो वैसे करके कांग्रेस फिर जिन्ना तो मान जाते कि नहीं ये प्लान तो चाहिए हमको, तो दे दो। अब कांग्रेस मना कर देती है। अब इंडियन नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ तो नहीं चलने वाली है, क्योंकि इससे तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो ऐसे में तो कुछ होना जाना है नहीं। अब फिर क्या होता है कि ठीक है ये सारी बातें होती है। अब ब्रिटेन में भी उस समय क्या बोलते हैं इलेक्शन होने वाले होते हैं। अब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो इलेक्शन हो गए होते हैं और वहाँ पे है ना कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। और उसके बाद फिर क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहाँ के। अब क्लेमेंट एटली शुरू से ही है ना भारत के फेवर में थे। अब भारत को आज़ादी देने के फेवर में आ गए थे अब कि ठीक है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है, बोलती है जून 1948 तक हम यहाँ पे रहेंगे, अगर तब तक जो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद लेकिन जैसे भी करके जो कोई सरकार नहीं बनाया तो फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर वो जाने उनका काम जाने। तो ऐसे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट मना कर देती है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि अब दोनों में डेडलॉक तो रहता है। अब कैबिनेट मिशन प्लान तो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से फिर स्थिति हो जाती है खराब, क्योंकि अब उधर से क्या होता है कि अब एकदम से फिर लॉर्ड माउंटबेटन वॉइसरॉय आते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि है ना फरवरी में कि हम 1947 में निकल रहे हैं यहाँ से। अब एकदम से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि
अगस्त 1947 में हम सबको आज़ादी दे देंगे ब्रिटिशर्स को, जिसको जो सरकार बनाना है बना ले। अब इधर मुस्लिम लीग बोलती है कि हम अकेले सरकार बनाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि तुम मिलके सरकार बनाओ साथ में। तो वो मुस्लिम लीग मानती नहीं है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोग अकेले सरकार कैसे बनाओगे, इतनी छोटी पार्टी है। क्योंकि अब इलेक्शन भी होने वाले होते हैं, ब्रिटिश लोग इलेक्शन कराते हैं। अब लॉर्ड वेवल ने पहले ही है ना कांग्रेस को बुला लिया होता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर मुस्लिम लीग आई तो क्या होगा, क्या कांड होने वाला है देश में। तो ऐसे करके सब कांग्रेस को ही वोट देते हैं ऐसे करके। अब इधर से फिर हो जाते, अब काफ़ी कुछ होने वाला होता नहीं है इसमें भी, लेकिन मिलता नहीं है, बात बनती नहीं है। अब इधर से मोहम्मद अली जिन्ना को आ जाता है गुस्सा। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ठीक है, कांग्रेस को लास्ट में अल्टीमेटम दे दिया कि ठीक है हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध चाहते हैं तो हमको ये मंजूर है। और ऐसे करके जिन्ना ने बोल दिया कि अब डायरेक्ट एक्शन डे होगा 16 अगस्त से। 16 अगस्त 1946, जो उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे सोहरावर्दी। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई इसमें कि है ना पुलिस वालों तक को छुट्टी दे दिया गया। 3 दिन पुलिस वालों को बोला गया कि है ना ठीक है पुलिस वाले भी छुट्टी पर जाएं। काफ़ी चीज़ें हुई और डायरेक्ट एक्शन डे उस समय जुम्मे का दिन होता है। तो फिर जो नमाज पढ़ने जा रहे होते सबको है ना बताया जाता है कि हमारा दंगों का क्या मोटिव है। फिर अब मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे एक और स्पीच दी थी कि या तो हमारे पास डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा या फिर डिवाइडेड इंडिया होगा। ऐसे करके ये बात बोल दी और इसके बाद से देश में जो दंगे भड़कने चालू हुए हैं, जो 1949 और 1950 आते आते सारी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई है। 1950 में अब जैसे चीज़ें, अब इधर डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, काफ़ी कलकत्ता में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत दंगे हुए। फिर उसके बाद नोआखाली राइट्स हो गया। नोआखाली में तो हालांकि गांधी जी सबसे ज़्यादा बंटवारे से दुखी होते हैं। गांधी जी को यह रहता है कि गांधी जी बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे मत करो, बंटवारा नहीं होना चाहिए देश का, क्योंकि अगर देश का बंटवारा हो गया तो इससे लोगों का ही नुकसान है। काफ़ी है ना प्रेयर्स बुलाते हैं वो नोआखाली में कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, लेकिन कोई भी है ना नहीं करने देता उन लोग को। सबको यही चाहिए कि नहीं, गांधी जी यहाँ से हट जाए, गांधी जी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ऐसे करके वो मना कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर काफ़ी नोआखाली में भी जब मारकाट हो रही होती है, फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन का माउंटबेटन प्लान आता है। अब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत ये बोला जाता है कि देश को जो है ना बंटवारे में के हिसाब से अलग किया जाएगा। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त को भी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, तो इस वजह से जापान ने भी सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में 15 अगस्त तक आते आते। तो ऐसे करके फिर काफ़ी चीज़ें हुई। तो फिर उस वजह से माउंटबेटन प्लान में भी बोला गया कि आज़ादी मिल जाएगी। और ऐसे करके 18 जुलाई को काफ़ी दोनों का बंटवारा हुआ। और ऐसे करके ये जो बंटवारा हुआ तो इसमें सर रैकलिफ ने है ना इसमें इसको है ना रैकलिफ लाइन खींची गई थी बॉर्डर के आर पार, कि ताकि है ना ये सारी चीज़ों को किया जाए, क्योंकि देश में काफ़ी इससे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस बारे में बोली जाए कि उस वजह से बताया गया था। रैकलिफ लाइन जोड़ी गई थी जिसको पता नहीं था इस बारे में। और पहले से फिर उस वजह से काफ़ी देश में दंगे हो रहे थे, इस दौरान काफ़ी कुछ हो रहा था। और जिस समय आपको ये भी बता दूं कि जब देश स्वतंत्रता का भी उत्सव मना रहा था, उस समय भी गांधी जी उस समय नहीं थे, यहाँ पे नहीं थे, क्या बोलते उसमें शामिल नहीं हुए थे स्वतंत्रता उत्सव में, क्योंकि वो भी नोआखाली में ही थे उस समय। नोआखाली में जो हिंसा हो रही थी, दंगे हो रहे थे, वहाँ पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि देश का बंटवारा न हो। क्या बंटवारा भी हो गया तो फिर है ना गांधी जी ने भी काफ़ी कोशिश की बंटवारा रोकने की, लेकिन वो नहीं रोक पाए। तो ऐसे करके देश में तो कई सारी चीज़ें हुई। फिर मास माइग्रेशन, इधर से उधर, उधर से इधर, ये इधर से पाकिस्तान जा रहे लोग, फिर उधर से पाकिस्तान आ रहे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हुई। शरणार्थी शिविरों में फिर रहने की प्रॉब्लम आई लोगों को। बहुत सारे इसमें कई छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया, छोटे बच्चे भी थे, कई महिलाओं को, बहुत से लोगों ने तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए तो अपनी अपने
अपने परिवार में बहन बेटियों को ही है ना जिंदा जला दिया कि मारने के लिए छोड़ दिया। काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी इसमें जो बताने के लायक भी नहीं है। ऐसी ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी हिंसा हुई। फिर जब 1950 में जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ 8 अप्रैल 1950 को, उसके बाद जाके और बाद में ये ईस्ट पाकिस्तान ने बंटवारे की पूरी कीमत चुकाई है अलग देश लेके 1971 में। वही बात है कि अगर जैसे एक बार अगर किसी ने बोल दिया कि क्या मतलब बंटवारे के बारे में, फिर वही बोलते हैं कि डिसीजन कोई लेना चाहिए तो सोच के लेना चाहिए। और उस समय कोई डिसीजन सोच के लिया नहीं तो ईस्ट पाकिस्तान को पूरा इसकी कीमत चुकानी पड़ी है कि है ना उनको अलग देश लेना पड़ गया उस समय बांग्लादेश। क्योंकि अब बांग्लादेश में भी अलग अलग ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक किया पाकिस्तानियों ने, तो इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे करके ईस्ट पाकिस्तानियों को भी लेना पड़ा। और ये बता दूं कि ये हिंसा को भी है ना रोका जा सकता था अगर ब्रिटिशर्स ने भी इसमें कुछ नहीं किया, अंग्रेज़ों ने भी। अगर अंग्रेज़ भी चाहते थे ये हिंसा को रोक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि अगर उन्होंने अगर कंट्रोल किया होता, अगर कंट्रोल कर लिया होता तो सारी चीज़ें बच जाती। ऐसे करके हुआ नहीं। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में। हालांकि उसके बाद भी जैसे काफ़ी जैसे उसके बाद भी जैसे देश में काफ़ी सारी समस्याएं थी। फिर बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना उन लोग को भी अलग से मिलाने की कोशिश की गई राज्य में, कि अलग से जैसे उनको राज्य में मिलाने की भारत में। वो सरदार पटेल ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसमें 3-4 रियासतों ने सबसे ज़्यादा परेशान किया, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो कश्मीर का मुद्दा तो कश्मीर प्रॉब्लम तो आज भी अटका हुआ है, वो तो यूएन में चला गया मामला। तो वो बात तो ठीक है। हालांकि बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने तो बंटवारे को लेके भी बोला था कि काफ़ी टाइम से मोहम्मद अली जिन्ना बीमार रहते थे और 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई है। तो उस वजह से क्या होता है कि अब जैसे माउंटबेटन ने बाद में एक और बात बोली थी कि अगर अगर उनको पता होता कि जिन्ना की तबीयत खराब है, जिन्ना बहुत बीमार है, तो वो बंटवारा नहीं होने देते। फिर 1-2 साल ब्रिटिशर्स और राज कर देते, फिर उसके बाद जाते। भले देखो इंडिया को लेट से थोड़ा आज़ादी मिल जाती तो मिल जाती, वो बात ठीक है, लेकिन देश का बंटवारा तो नहीं होता। वैसा लॉर्ड माउंटबेटन ने तो बोला था। अब क्या सच है क्या झूठ है कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो ऐसे करके नेहरू लियाकत समझौता होने के बाद सारी चीज़ें हुई। तो ये था पार्टीशन ऑफ इंडिया पे। पार्टीशन ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री बता दी मैंने कि क्या था इसमें, क्यों हुआ, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समझा दी, कैसे क्या क्या हुआ आज़ादी तक। तो फिर आगे आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।